नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय छबड़ा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम हिंदी काव्य के अंतर्गत काव्य रीति के बारे में जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है उस काव्यांग विवेचन में काव्य रीति के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। काव्य रीति समझने से पहले हम संक्षिप्त रूप में ये समझते हैं कि काव्य क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, काव्य कविता को कहते हैं। कविता का मतलब है जो किसी छंदबद्ध रचना हो। हालांकि आजकल छंदमुक्त रचनाएं भी की जाती है, लेकिन काव्य से मतलब यहाँ कविता से है और कविता के द्वारा हमको रस प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, उसको रस कहते हैं। काव्य रीति, अब यहाँ हमको रीति का अध्ययन करना है, तो रीति को समझने से पहले हम ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में काव्य रीति किसके अंतर्गत आती है। जिस प्रकार से हमारा शरीर होता है, उस शरीर में कई प्रकार के अंग हैं, उसी प्रकार से काव्य के भी अंग होते हैं, उनको काव्यांग कहते हैं। काव्यांग में कई अंग होते हैं, जैसे छंद है, अलंकार है, गुण हैं, दोष हैं, रीति है। ये सब काव्य के अंग हैं। छंद, अलंकार, रस, गुण, दोष, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। प्रथम वर्ष में भी छंद अलंकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रीति के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। रीति शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ, ये हम सबसे पहले समझेंगे। रीति शब्द गति के अर्थ वाले रिंग धातु में 3 प्रत्यय लगने से बना है। जो रीति शब्द है वह गति के अर्थ में, गति के अर्थ वाली जो रिंग धातु में 3 प्रत्यय लगने से बना है। अतः व्युत्पत्ति से इसका अर्थ निकलता है मार्ग। रीति का जो अर्थ निकलता है वो क्या है? मार्ग। इसे सामान्य भाषा में पद्धति भी कहते हैं। प्रणाली, शैली, प्रस्थान, ढंग, तरीका और रचना प्रविधि भी कहा जाता है। सामान्य रूप से अगर हम कहें तो प्रत्येक कार्य को करने का एक ढंग, एक प्रणाली, एक व्यवस्थित रीति होती है। जो कार्य सुनिश्चित, सुनियोजित तथा समुचित रीति से किया जाता है वही अभिष्ट फलदायी भी होता है। प्रणाली या पद्धति के बिना कहीं भी वांछित परिणाम नहीं मिल सकते। फिर काव्य रचना में तो वह यह रीति और भी अधिक महत्व रखती है। कविता रस सृष्टि करती है। साधारणतया किसी सामान्य बात के सुनने में वह आनंद नहीं होता, प्राप्त नहीं होता जो काव्य के श्रवण में होता है। इसलिए एक व्यवस्था कहने का एक सुंदर ढंग, उक्ति का एक वैचित्र्य, पद विन्यास का एक वैशिष्ट कवि कर्म के लिए आवश्यक है। बिना इसके कविता का अस्तित्व नहीं है। अतः काव्य रचना की इस विशेष प्रणाली को रीति की संज्ञा दी जाती है। काव्य रचना की जो ये विशेष प्रणाली है, इसी को रीति कहा जाता है। अर्थ प्रतिपादन की के लेखक की विशिष्ट भंगिमा होती है, उसका अपना तरीका होता है, यही उसकी रीति है। प्रत्येक जो कवि होता है उसका बात कहने का ढंग अलग अलग होता है।
सामान्य बातचीत में वो रस प्राप्त नहीं होता जो एक काव्य को पढ़ कर के सुन कर के प्राप्त होता है। इसलिए वह कवि की जो बात कहने का ढंग, रीति, प्रणाली, शैली है, उसी के कारण वो सामान्य बातचीत भी कविता बनती है और कविता और सामान्य बातचीत को एक दूसरे से अलग करते हैं। लेखक या कवि की यही विशिष्ट रीति उसके कौशल की कसौटी है, उसकी मौलिकता की मापक है। पुरानी रीति पर, पुराने मार्ग पर या रूढ़ि पर चलने वाले संसार में रूढ़िवादी कहे जाते हैं। सुकवि वही होता है जो नित नवीन प्रणाली से नित नवीन उद्भावनाएं करता चले, तभी वह रमणीयता की सृष्टि कर सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामान्य भाषा में पद्धति, प्रणाली, शैली, प्रस्थान, ढंग, तरीका और रचना करने की जो विधि है, तरीका है, उसी को हम रीति कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में रीति सिद्धांत के नाम से एक प्रमुख काव्य संप्रदाय चला आ रहा है। भारतीय काव्य शास्त्र जो हमारा है उसमें कई संप्रदाय हैं। मुख्य रूप से रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है, औचित्य संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है। ये 6 संप्रदाय इस प्रकार से प्रचलित हैं। उनमें से रीति संप्रदाय भी प्रमुख रूप से प्रचलित है, चला आ रहा है। ये जो रीति संप्रदाय है, इसका प्रवर्तन आचार्य वामन ने किया। आचार्य वामन का एक प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। उस ग्रंथ में इन्होंने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। अब आचार्य वामन ने रीति सिद्धांत की जब प्रवर्तन किया तो उन्होंने अपने काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ में कहा है कि रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। रीति को काव्य की आत्मा माना। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना तो उन्होंने रीति किसको माना, तो उन्होंने रीति के लिए लिखा कि विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशिष्ट पद रचना को रीति कहा जाता है। अब इस विशिष्ट की फिर उन्होंने व्याख्या की। विशिष्ट शब्द की व्याख्या उन्होंने कहा विशेषो गुणात्मा, जिसका अभिप्राय यह है कि विशेष गुणयुक्त पद रचना ही रीति कहलाती है। विशेष गुणों से युक्त पद रचना को रीति कहते हैं, अर्थात उसमें कोई विशेष गुण होना चाहिए, तभी हम उस पद रचना को, उस रचना को रीति से युक्त कहेंगे। तो विशिष्ट पद रचना को रीति कहा है। और विशेष की परिभाषा की है कि विशेष गुणात्मा, विशेष वह है जिसमें कोई गुणयुक्त पद हो, पद रचना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि वामन की दृष्टि में काव्य को शोभावर्धक सभी धर्म गुणों में से समाहित हो जाते हैं। अतः उन गुणों से युक्त विशिष्ट पदरचना अर्थात रीति ही काव्य का सर्वस्व है। वामन ये कहते हैं कि काव्य के जो और अंग हैं, और अंग जैसे रस है, अलंकार है, ये जो और छंद है, शब्द शक्तियाँ हैं, ये जो और अंग हैं, ये सब रीति में ही समाहित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने उन गुणों से एक विशिष्ट पदरचना रीति ही काव्य का सर्वस्व है, अर्थात इसीलिए उन्होंने काव्य की आत्मा रीति को कहा है। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में रीति के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया। दंडी ने उसे ही मार्ग कहा, तो आचार्य रुद्रट ने उसी को शब्द संगठना कहा। आचार्य वामन ने ओज, कांति, सुकुमारता, इन गुणों की प्रधानता से रीति के 3 भेद किए, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वामन के अनुसार चित्र में जो रेखा का स्थान है
वही काव्य में रीति का स्थान है। अर्थात एक चित्र होता है तो उस चित्र में रेखाओं का जो स्थान होता है वही रीति में, काव्य में रीति का स्थान होता है। अगर किसी चित्र में से रेखाओं को निकाल दिया जाए तो फिर उस चित्र का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात वे रेखाएं उस चित्र की आत्मा होती है। उसी प्रकार से वामन कहते हैं काव्य में अगर रीति नहीं है तो फिर वह उसका कोई स्थान नहीं है, वह आत्मा से हीन हो जाता है। इसी आधार पर वामन ने काव्य की आत्मा रीति को कहा है। काव्य का मुख्य विषय यूँ तो भाव होता है, परंतु उस भाव का संप्रेषण करना, उसे सहृदय संवेद बनाने का श्रेय रीति को ही जाता है। रीति यूँ तो काव्य कला का बाह्य तत्व है, उसका कला पक्ष से ही सीधा संबंध है, परंतु अर्थ और भाव से भी अभिन्न संबंध रखने के कारण रीति काव्य के अंतर से भी नाता जोड़ती है। सच्चे भाव की अभिव्यक्ति कविता का प्रथम गुण है, परंतु सच्ची कविता वही है जो आस्वादक के मन को द्रवीभूत करें, और यह कार्य वह तभी कर सकेगी जब बहुत सुंदर ढंग से कही जाएगी, वही आकर्षक रीति से उपस्थित होगी। इस प्रकार रीति काव्यात्मा से संबंधित हो जाती है। क्रौंचे की दृष्टि में काव्यात्मक सौंदर्य सहजानुभूति की अभिव्यक्ति ही है, और सहजानुभूति जीवन की प्रगति में योग देने वाली एक प्रकार की व्युत्पत्ति निरूपणी क्रिया है। अतः सहजानुभूति और अभिव्यक्ति का परस्पर अभिन्न संबंध है। अतः रीति कवि के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करने वाली होती है, उसके स्वभाव का दर्पण होती है। रीति बिना शब्द, अर्थ, अलंकार आदि रहने पर भी रचना सौंदर्यमयी नहीं बन सकती। रीति के महत्व का सर्वप्रमुख प्रमाण यही है कि दूसरों के मार्ग, परंपरा या पद्धति पर चलने वाला कवि अंधा या मूढ़ माना जाता है तथा मौलिकता प्रशंसित होती है। यहाँ तक कि रीति का एक छोटा सा अंश शब्द भी सुंदर रूप से प्रयुक्त होकर संसार स्वर्ग दोनों में अभिष्ट बन जाता है। एको शब्द सम्यक ज्ञात है सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्गे लोके च काम दुख भवति, अर्थात एक छोटा सा अंश शब्द भी सुंदर रूप से प्रयुक्त होकर संसार स्वर्ग दोनों में अभिष्ट बन जाता है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि रीति ही अभिव्यक्ति का प्राण तत्व है, और विशिष्ट प्रकार की उक्ति या पद संगठना ही रीति है। विशिष्ट प्रकार की उक्ति यानी बात कहने का ढंग या पदों का संगठन करने का तरीका ही रीति है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रीति की परिभाषा क्या है। रीति सामान्यतः काव्य रचना का ढंग है, तरीका है, शैली है, पद्धति है। रीति के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। वामन का ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। उन्होंने जो परिभाषा दी है वो रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पद रचना रीति कहा है। विशेष गुणात्मा उन्होंने कहा है, अर्थात माधुर्य आदि गुणों से युक्त रचना ही रीति है। गुणों को उन्होंने रीति में सर्वाधिक महत्व दिया है। आचार्य वामन के अतिरिक्त रीति संप्रदाय का कोई अन्य विद्वान तो नहीं है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अपने ढंग से, दंडी ने, भरतमुनि ने, सब ने, आनंदवर्धन ने, वक्रोक्ति के कुंतक ने रीति को किसी न किसी रूप में स्वीकार जरूर किया है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने भी रीति को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट लिखा है, जिस प्रकार कामिनी के अंगों का एक निश्चित संगठन सौंदर्यशील होता है, उसी प्रकार पदों की नियमबद्ध संगठना भी सुंदर होती है, और उसे ही रीति कहते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि रीति के प्रमुख रूप से
तीन प्रकार हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। आगे की कक्षा में हमें इन तीनों प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की कक्षा में हमने रीति का सामान्य अर्थ और रीति, आचार्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ आप सबको नमस्कार।